इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे और बचपन का यूनिट 3 बाल विकास के परिक्षेप है। ये यूनिट भी दोस्तों आपके 10 नंबर का है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न आने की पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आपको दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है और इसके साथ ही आपको इसके पहले के 2 यूनिट हम अपलोड कर चुके हैं उनको भी देखना है, क्योंकि दोस्तों सभी जो यूनिट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप कोई भी बात मिस करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे और बचपन का तीसरा यूनिट है जिसका नाम है बाल विकास के परिक्षेप पे, और इसमें देखिए बालक के विकास के बारे में बातें चल रही हैं। तो अभिवृद्धि, विकास वगैरह जो सभी टॉपिक्स हैं, अगर आप रीट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा। आइए बात करते हैं, पहला टॉपिक हमारा बाल विकास की अवधारणा के बारे में। अभिवृद्धि शरीर और उसके अंगों में भार तथा आकार में होने वाले परिवर्तनों को इंगित करती है। अभिवृद्धि एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर आपको पता होना चाहिए, ये भी जानकारी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए परिभाषा वो दी गई है हरलोक के अनुसार। अभिवृद्धि से आशय है कि प्राणी के आकार तथा संरचना संबंधी परिवर्तन से है। तो ये प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का जरूर पूछा जा सकता है, आपको इसका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विकास के बारे में। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वह प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तन का योग है। इसमें होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। आगे बात करते हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर का पॉइंट भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट में भी आपकी ये प्रॉपर टॉपिक है, आपको इसे ध्यान से देखना है ताकि आपकी दोनों तरफ से तैयारी कंप्लीट हो सके। तो अभिवृद्धि की एक तरफ बात करेंगे, एक तरफ बात करेंगे विकास की। इस तरह से सारणी बनाते हुए ही आपको परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछता है तो आपको इस तरह से सारणी बना करके आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। पहला पॉइंट है अंतर में, अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जो है जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं दूसरा अंतर इनमें। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, परंतु विकास में होने वाले परिवर्तनों को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, मापा और तोला नहीं जा सकता। तीसरे नंबर पर है अभिवृद्धि में केवल प्राणी में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास में प्राणी में रचनात्मक विकासात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। ये बातें सारी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में देखिए अभिवृद्धि प्राणी में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है। आगे देखिए प्राणी में होने वाले मानसिक व शारीरिक परिवर्तनों को ही अभिवृद्धि स्पष्ट करती है, जबकि विकास जो है प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है, यानी कि ओवरऑल जो शरीर की वृद्धि हो रही है उसके बारे में बात करता है विकास। आगे बात करते हैं अभिवृद्धि व विकास के विभिन्न सिद्धांत। इनका भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सिद्धांतों के बारे में वैसे डिटेल में तो नहीं पूछता है, बट फिर भी अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप इसके बारे में यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। अभिवृद्धि व विकास के विभिन्न सिद्धांतों में देखिए पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास जो है, विकास हमारे अंदर निरंतर होता रहता है। आज जो हमारी सिचुएशन है कल उससे बेटर रहेगी, परसों उससे बेटर रहेगी, हमारे अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सेकंड है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण यानी कि लगातार सीधी प्रक्रिया में परस्पर संबंध यानी कि संबंधित रहता है एक दूसरे से। और चौथा बात करें विकास क्रम का सिद्धांत, तो क्रमानुसार होता है। समान प्रतिमान यानी कि समान जो मॉडल होते हैं माता पिता, वैसे ही जो मॉडल के बच्चे उनके होते हैं। छठा है विकास की गति का सिद्धांत। यहाँ पर आपको इस तरह से बात कर लेना है, सारे सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा हो सके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम का जो कारक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माता पिता से प्राप्त होने वाले जन्मजात गुण ही वंशानुक्रम अथवा आनुवांशिकता दर्शाते हैं, कहलाते हैं। वंशानुगत शील गुणों का संचरण कई रूपों में होता है जिन्हें हम वंश परंपरा के नियम कहते हैं। बच्चों के व्यवहार एवं विकास पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। आगे बात करें दूसरा जो पड़ता है प्रभाव, वो पड़ता है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो है परिवार की स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। परिवार एक बेटर कंडीशन में है तो फिर वो बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएगा। अगर परिवार पुअर है तो फिर वो देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को चाहिए होंगी तो वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। और अगर माता पिता जो है वो ज़्यादा बिजी रहते हैं तब भी वो बच्चा वो ठीक तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें लिखने की कोशिश करनी है अगर निबंधात्मक प्रश्न ये पूछ लेता है। चौथा है शिक्षा से वंचित रह जाता है या शिक्षा आधी अधूरी मिल पाती है तो उससे भी। विद्यालय अगर ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है। शिक्षक, स्वास्थ्य, समाज, लिंग, जनसंचार के माध्यम से और सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नौवां जो है
वो विकास एक द्विक्षीय होता है, मस्तकोद्मुखी सिर से पैर तक और निकट दूर क्रम तक है। तो इस तरह से इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन पर अगर आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछता है तो आप आसानी से इनके ऊपर आराम से 2-3 पेज आराम से भर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। सामान्य रूप से विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। पहली जो अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक मानी गई है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। प्रौढ़ावस्था यह है 18 के बाद के वर्षों तक। देखिए डीएलएड में ये माना गया है, काफ़ी सारी जो अलग किताबें होती हैं उनमें अलग अलग डेट मानी गई है, तो आप जिस जगह पर आप सटीक जानकारी समझ पाएँ तो वहाँ से आपको इन्हें कन्फर्म कर लेना है। मेरे अनुसार तो डीएलएड में यही है, और आप और कन्फर्म इनके बारे में कर लें। आगे बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। बालक का निर्माण काल है, इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। एटलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। आगे बात करते हैं शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं की। तो शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो ये विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। और बोसेल के अनुसार यहाँ पर देखिए बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है प्रथम के स्टार्टिंग के 6 वर्षों में। अगला देखिए कल्पना की सजीवता, दूसरों का निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, दोहरान की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन। तो ये सारे जो हैं शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर निबंधात्मक प्रश्न पूछ सकता है तो सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसमें देखिए पहला है उचित वातावरण, उचित व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, वास्तविकता का ज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास, सामाजिक भावना का विकास, आत्म प्रदर्शन का अवसर, मानसिक प्रक्रियाओं का अवसर, अच्छी आदतों का विकास, क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा। ब्राइडेन के अनुसार पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। बाल्यावस्था के बारे में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था मानव जीवन का सबसे सुंदर समय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। कोल एवं ब्रूस ने इसमें कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है क्योंकि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना अत्यंत कठिन है। रोस ने इस बारे में कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है जो कि रीट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संवेगों का दमन व प्रदर्शन, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, संग्रहण करने की प्रवृत्ति, सामूहिक खेलों में रुचियों में परिवर्तन। तो इस तरह से आपको विशेषताएं जो हैं वो लिखनी है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस तरह का होता है, तो रोचक विषय आपको लिखना है फर्स्ट में। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, प्रदर्शन व स्काउटिंग की व्यवस्था, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, सामाजिक व नैतिक शिक्षा, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, जिज्ञासा की संतुष्टि, भाषा ज्ञान पर बल। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में देखिए मानव जीवन का विकास की प्रक्रिया में किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल भी कहते हैं। इस अवस्था की विडंबना होती है कि बालक और बड़े उसे छोटा समझते हैं। कई बार बालक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करना चाहता है लेकिन घर वाले उसे बीच में ही रोक देते हैं। आगे देखिए किशोरावस्था के संबंध में हेडो कमेटी में कहा गया है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाता है तो उसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ कई नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है।
स्टैनली हॉल ने भी इस बारे में कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इन सब स्टेटमेंट्स को भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको इस तरह से पूछ सकता है। पीछे वाली भी ध्यान रखनी है और ये वाली भी ध्यान रखनी है। आगे देखिए, किलपैट्रिक ने कहा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व की अवस्था की ओर बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था की विशेषताएं, तो किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन से व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन सामाजिक, मानसिक, शारीरिक होता है। शारीरिक विकास घनिष्ठ व व्यक्तित्व, मित्रता, स्थिरता व समायोजन का अभाव, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, अपराध प्रवृत्ति का विकास, रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, मानसिक विकास, व्यवहार में विभिन्नता, समूह को महत्व, समाज सेवा की भावना, महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय का चुनाव। तो ये सब जो है किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो आपको उसमें पहला लिखना है, शारीरिक विकास के लिए व्यक्तिगत विकास के अनुसार जीवन दर्शन की शिक्षा, अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश, विरोध के प्रति बड़ों के जैसा व्यवहार, सामाजिक विकास के लिए पूर्व व्यवसायी शिक्षा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। विकास के विभिन्न आयामों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है शारीरिक विकास। तो बच्चों के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण पहल है शारीरिक विकास की। उसके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। बच्चे की विकास की प्रक्रिया गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती है। वह भ्रूण से गर्भावस्था शिशु के रूप में परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार शारीरिक वृद्धि निरंतर क्रमबद्ध प्रक्रिया से होती रहती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे का शारीरिक विकास यह तय करता है कि उसमें किस प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता अंतर्निहित है। बच्चे का शैक्षिक विकास और व्यवहारिक ज्ञान उसके शारीरिक व गामक विकास से प्रभावित होता है। शारीरिक विकास का तात्पर्य केवल शरीर के स्वस्थ होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विशेष अर्थ है इसमें शरीर व स्वास्थ्य के प्रति सजग होना। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सेकंड है संवेगात्मक विकास। बच्चे के संपूर्ण विकास में संवेगात्मक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के पश्चात अपने परिवार के संपर्क में आता है। परिवार द्वारा लालन पालन के दौरान उसे स्नेह व अपनापन मिलता है तथा इस अपनेपन से उसके अंदर शिक्षा की जो भावना है पैदा होती है। माँ की गोद में बच्चा स्वयं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। भावनाओं का प्रकटीकरण संवेगों द्वारा होता है। बालक की भावनाएं किसी विशेष परिस्थिति में किसी वातावरणीय कारक के द्वारा अद्वित होकर संवेग का रूप ले लेती है। संवेगों द्वारा बालक के व्यवहार में तत्कालिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तीसरा है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का सामान्य अर्थ यही सही या गलत का विश्लेषण करने की क्षमता के विकास से है। हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं में सही या गलत का बदलाव नैतिक विकास से आता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास। तो सामान्य अर्थ में संज्ञानात्मक विकास तार्किक व नवीन विचार के अर्थ समझना है। वह समस्या समाधान जैसे मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया का क्रमिक विकास है। वातावरण के साथ साथ समायोजन स्थापित करने में संज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो संज्ञानात्मक विकास वह है जो मुख्यतः बच्चों के ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित होता है। आगे पांचवा पॉइंट है सामाजिक विकास का। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के पश्चात शिशु का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास निरंतर चलता रहता है। माता पिता, भाई बहन, संगी साथी व सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से उसका समाजीकरण होता है। इस प्रकार सामाजिक विकास का अभिप्राय समाज में प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों के अनुसार बच्चों में प्राप्त होने वाले विकास से है। यह विकास स्थायी न होकर समय समय पर व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये तीसरा यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में 2 लिंक मैंने पिन कर रखे हैं। उसमें से पहला जो लिंक है वो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और दूसरा जो लिंक है वो है इस यूनिट का, तीसरे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली बार एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इन दोनों वीडियो को भी दोस्तों आपको देखना है और अपने सारे डाउट्स दूर कर लेने हैं।
और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है इन सबको देखने के बाद आपके इस यूनिट में से 10 नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा। उम्मीद है आप ठीक तरीके से मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप इन सभी वीडियोज़ को देखते रहें और साथ ही साथ इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।